आज हम एनेस्थीसिया पढ़ेंगे। तो एनेस्थीसिया क्या होता है हमारा? एनेस्थीसिया इज़ अ स्टेट ऑफ टेम्परेरी इंड्यूस्ड लॉस ऑफ सेंसेशन और अवेयरनेस। तो ये टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशन या अवेयरनेस होता है। इट में इंक्लूड एनाल्जेसिया मतलब रिलीफ फ्रॉम और प्रिवेंशन ऑफ पेन मतलब पेन ख़त्म हो जाएगा। पैरालिसिस मतलब मसल रिलैक्सेशन। एमनीजिया होता है मतलब हमारा लॉस ऑफ मेमोरी और अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, तो एनेस्थेटिक ड्रग दैट कॉजिंग एनेस्थीसिया नोन एज एनेस्थेटिक्स। फिर आता है हमारा प्री एनेस्थेटिक चेकअप। जब भी हमारे पेशेंट की कोई सर्जरी होती है तो सबसे पहले एनेस्थेटिक जो होता है वो चेकअप करने के लिए आता है। तो उसमें क्या होता है, द एनेस्थेटिक शुड एग्जामिन ईच ऑफ हिज पेशेंट बिफोर ऑपरेशन। द एनेस्थेटिस्ट should also go through the notes of the patients to be operated on before they come to the theatre. The anesthetist should not उसने मतलब नोट करना है, क्या करना है, particularly the efficiency of the patient's respiratory and circulatory system. He must inquire for cough, sputum, dyspnea और orthopnea. ठीक है, he should also examine for anemia, jaundice, any cardiac lesions, पिटिंग एडिमा, एनी लंग लेजेंस या फिर पैथोलॉजिकल लिवर या फिर किडनी एट्सेट्रा. ही शुड ऑल्सो इंक्वायर अबाउट द पर्सनल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, वेदर ही इज़ एडिक्टेड टू द एल्कोहल, स्मोकिंग. ड्रग हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर द पेशेंट इज़ एलर्जिक टू एनी मेडिसिन और नॉट, वेदर द पेशेंट इज़ टेकिंग स्टेरॉयड और have had steroids during the preceding 2 years. In these cases the patient given 100 mg हाइड्रोकॉर्टिसोन. अगर उसने स्टेरॉयड लिए हैं तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा कि उसको क्या देना, हमने 100 mg हाइड्रोकॉर्टिसोन IM देना है एट द टाइम ऑफ प्री मेडिकेशन. ठीक है, उसके बाद लिखा है ग्रेजुअली द डोज इज़ रिड्यूस टू द पेशेंट्स नॉर्मल डोज. If high dose of steroids have to be maintained for more than 4 days post-operatively, the risk of infection is increased and an antibiotic must be prescribed. ठीक है, तो क्या होगा कि अगर हम हाई डोज स्टेरॉइड दे रहे हैं उसको पोस्ट ऑपरेटिवली, ऑपरेशन के बाद 4 दिन तक तो इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, तो हमें उसको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी होती है. इफ़ द पेशेंट इज़ हैविंग एनी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग सच एज रेस्पिरिन या फिर मिथाइल डोपा या फिर गुएनएथिडीन हो गया, दीज मेडिसिन टेंड टू मेक द ब्लड प्रेशर वेरी फ्लक्चुएटिंग. द इफेक्ट ऑफ दीज ड्रग यूजुअली परसिस्ट फॉर 2 weeks. If the patient is having massive blood transfusion, anesthetic must anticipate 2 conditions, cardiac failure or citrate intoxication. This may be liberation of large amount of free potassium present in stored blood, which may result in metabolic acidosis. Some loss of calcium is also expected by excretion of calcium citrate, so administration of calcium gluconate may be advised in these cases. अगर उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ है तो हमने क्या लगाना है, कैल्शियम ग्लूकानेट एडवाइस करना है. द एनेस्थेटिक शुड ऑल्सो गो थ्रू दिस क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन दैट हैव बीन परफॉर्म्ड सच एज रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, यूरिन, स्टूल. Efficiency of the heart must always be taken into consideration. A patient who can perform his usual daily task without distress is fit for operation. Similarly, a patient who can climb a flight of stairs without marked dyspnea is also suited for surgery. ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम, ये इम्पॉर्टेंट है, ड्रग्स टू बी स्टॉप्ड बिफोर सर्जरी. एस्पिरिन कब तक हमने स्टॉप कर देनी है, 7 days बिफोर सर्जरी. लेवोडोपा कब तक कर देनी है हमने, 4 hours बिफोर सर्जरी. लिथियम स्टॉप 3 week बिफोर सर्जरी, तो 3 weeks बिफोर सर्जरी लिथियम. OCPs जो है वो स्टॉप 6 weeks बिफोर सर्जरी. और हमारी मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर स्टॉप 3 weeks बिफोर सर्जरी लिथियम जैसे ही. और क्लोप्रामाइड जो है वो हमने स्टॉप कर देनी है 24 hours बिफोर सर्जरी. ठीक है, तो एस्पिरिन कब करी हमने, एस्पिरिन में AS आ रहा है ना 7, तो 7 days पे हो गया. लेवोडोपा में हमारा 4 घंटे पहले, लिथियम में 3 week और हमारा ये MAOI में 3 week हो गया. OCP में हमारा 6 week हो गया और क्लोप्रामाइड में हमारा हो गया 24 hours बिफोर सर्जरी. ठीक है, फिर आती है हमारी प्री मेडिकेशन.
The two function for the pre-medication is expected to perform are to draw up the secretion of the respiratory tract glands to, मतलब जो ड्राई करना है हमने, जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक में सिक्रीशन है उसको एक तो ड्राई करना है, टू डिप्रेस द एक्टिविटी ऑफ पेशेंट्स CNS, और CNS की एक्टिविटी को हमने डिप्रेस करना है। अब हमें टू ड्राई अप द सिक्रीशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक ग्लैंड में जितनी भी सिक्रीशन है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जनरली एट्रोपिन और हायोसिन्स इज़ चूजन फॉर दिस पर्पस। ठीक है, तो एट्रोपिन हमने करना है यूज़। एट्रोपिन ड्राइज अप द सिक्रीशन ऑफ ब्रोंकियल ग्लैंड्स बाय इनहिबिटिंग द पैरासिम्पैथेटिक एक्शन ऑफ द एसिटाइल कोलिन. It also inhibits the secretion of salivary glands, so the patient invariably suffers from dryness of mouth. It also increases the pulse rate. Sometimes it prevents cardiac arrhythmia mediated by vagus nerve. The secretion of gut are decreased which is an extra advantage in abdominal surgery by preventing vomiting during and after anesthesia. Secretion of sweat is also diminished and loss of heat from the body by this route is prevented, so fever may occur. The pupils are dilated. Atropine causes stimulation of motor centers of the brain. Generally a dose of 1/100 gram subcutaneous is used for premedication in adults. तो ये हो गया हमारा एट्रोपिन का। फिर आती है हमारी हायोसिन, होती 1/100 ग्राम, और ये होती है हमारे 1/150 इज़ मोर और लेस सिमिलर टाइप ऑफ ड्रग एज एट्रोपिन. देयर मेन डिफरेंस इज इन द एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. हायोसिन इज सेरिब्रल डिप्रेसेंट होता है जो हमारा हायोसिन होता है. ठीक है, एंड मे कोज एमनीजिया, मतलब मेमोरी लॉस भी कर देता है हमारा हायोसिन. Hyoscine also possess the second function of pre-medication, while for the first it still seems to be a better drying agent than atropine. ठीक है, to depress the activity of central nervous system उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉर्फिन यूज़ करते हैं. This is usually achieved by morphine by depressing the higher centers of the brain. An inclination to sleep and uncaring attitude towards the surgical procedure are produced. It depresses the respiratory center and cough center. It slows the pulse rate. ये क्या कर देती है, पल्स रेट को स्लो कर देगी. कंस्ट्रिक्ट्स द प्यूपिल, वो डायलेट कर रही थी हमारी एट्रोपिन. बाय स्टिमुलेट द थर्ड नर्व मसल इट रिलीज पेन एंड दस लोअर्स द BMR विच इज़ एडवांटेज टू एनेस्थेटिस्ट. फिर आता है इट्स मेन डिसएडवांटेज इज़ दैट इट स्टिमुलेट्स वॉमिटिंग सेंटर. जो हमारी मॉर्फिन है वो वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करी थी और जो हमारी एट्रोपिन थी वो नहीं करती. ठीक है, विच में प्रोड्यूस नोजिया एंड वॉमिटिंग इवन आफ्टर द ऑपरेशन. फॉर दिस डिसएडवांटेज, अब वॉमिटिंग आई है तो हम पैथिडिन यूज़ करेंगे, स्टैंडिंग टू रिप्लेस मॉर्फिन. ठीक है, मॉर्फिन के जगह हम पैथिडिन यूज़ कर सकते हैं. समटाइम्स फिनोथियाजिन group of drug cloprazimine and promethazine, मतलब फिनार्गन etc. may be used. Antiemetic should be used for the treatment of post-operative vomiting. These are metoclopramide और proclopramazine. ठीक है, तो मेटोक्लोप्रामाइड हम यूज़ कर सकते हैं वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए. फिर आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्री मेडिकेशन. Pre-medication should be given at least 1 hour before the patient's arrival at anesthetic room. Atropine or hyoscine, when subcutaneously given, begins to act after about 30 minutes, whereas morphine starts more slowly, but the effect of both drugs lasts for 4 hours. If pre-medication has not given in right time, it may be given intravenously in the anesthetic room. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया में. The two function required for of a general anesthesia are the production of narcosis and insensibility to pain, the provision of motionless and unresistant field for the surgeon. The depth of anesthesia required varies with the operation. The incision of an abscess or extraction of tooth may require extremely light anesthesia. On the other hand, operation within the abdominal cavity however require a deeper level of anesthesia.
क्लासिकली द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। तो सबसे पहले क्या होता है, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, फिर आता है हमारा स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, फिर आता है हमारा स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया, और फिर आता है हमारा स्टेज ऑफ इम्पेंडिंग ओवरडोज। सबसे पहले जो आता है हमारा स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया हो जाएगा, पेन इज़ डल्ड बट कॉन्शियसनेस इज रिटेन। तो सबसे पहले पेन, सिर्फ पेन हमारा डल होगा और हमारी कॉन्शियसनेस वैसी ही रहेगी। फिर स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट में क्या होता है, कॉन्शियसनेस इज लॉस्ट बट देयर इज़ अ लिटिल चेंज इन पेन परसेप्शन, there are overreaction to all form of stimulation leading to shouting, fighting and limb movements. Stage of surgical anesthesia में this stage is perfect for surgical proceeding, और impending overdose में gradually leads to failure of respiration followed by failure of circulation। ठीक है, फिर न्यूअर्स क्लासिफिकेशन में हमारा इनएडिक्वेट एनेस्थीसिया आ जाता है, सर्जिकल में लाइट और डीप एनेस्थीसिया। द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया इज जज्ड मेनली फ्रॉम द रेस्पिरेशन, से हम उसकी डेप्थ जानते हैं कि कितना गहराई में हमने एनेस्थीसिया दे दिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बीइंग ऑब्टेन फ्रॉम द आइज। सबसे पहले आता है हमारा रेस्पिरेशन। इन लाइट एनेस्थीसिया respiration of patient may present any character from tachypnea to breath holding or may appear perfectly regular. When the patient of anesthesia reaches the stage of surgical anesthesia, automatic respiration starts, मतलब खुद ब खुद होगी। These automatic respiration are regular, of a little faster rate and greater depth than the respiration of conscious subject. If the patient's chest is moving, the intercostal muscles are working, the surgical anesthesia is right. If the patient's chest is not moving and the respiration is being carried out mainly by the diaphragm, तो सर्जिकल एनेस्थीसिया इज जो होगा वो डीप होगा। ठीक है, अगर इंटरकॉस्टल मसल हिल रही है तो हमारा जो एनेस्थीसिया वो लाइट है, लेकिन अगर नहीं हिल रही, डायफ्राम से हमारी रेस्पिरेशन हो रही है तो वो डीप हो जाएगा। ठीक है, व्हेन द एब्डोमिनल रेस्पिरेशन बिगिंस टू शो a progressive decrease in volume, exhibits loss of regularity and perhaps takes on a jerky character, the stage of deep anesthesia has been entered. At this stage the anesthesia should be lightened, otherwise respiration will cease. फिर हमारी pupils में क्या आता है, in this stage of inadequate anesthesia the pupil may be observed moving or fixed in any position or squint. When light सर्जिकल एनेस्थीसिया हैज़ बीन एस्टेब्लिश, द प्यूपिल टेक अप सेंट्रल पोजीशन। अगर ओवरडोज हो जाता है, प्रोड्यूसेस एनलार्जमेंट ऑफ प्यूपिल ओइंग टू पैरालिसिस ऑफ द थर्ड नर्व्स न्यूक्लियस। ठीक है, इफ ओनली जेंटली टचेस द आई लैशेज ऑफ द कॉन्शियस पेशेंट, रिफ्लेक्स विंकिंग ऑफ द आई रिजल्ट। दिस रिफ्लेक्स परसिस्ट जस्ट एज फार एज द ऑनसेट ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया, सो द प्रेजेंस ऑफ दिस reflex indicates inadequacy of the anesthesia. फिर आता है हमारा endotracheal intubation. It is the placement of a flexible tube into trachea to maintain an open airway or to serve as a conduit through which to administer certain drugs or oxygen gas, ताकि वहाँ से पास हो जाए। It is frequently performed in critical injured, ill or anesthetized patient to facilitate ventilation of the lungs, including mechanical ventilation, and to prevent the possibility of asphyxia को हमने prevent करने के लिए हम इसमें ये करते हैं, airway obstruction. It is an invasive and uncomfortable medical procedure. Intubation is usually performed after administration of general anesthesia and neuromuscular blocking drug. It can however be performed in the awake patient with local or tropical anesthesia or in an emergency without any anesthesia at all. Intubation is normally facilitated by using a laryngioscope, से हम करते हैं, to identify the vocal cord and pass the tube between them into the trachea instead of into the esophagus. ठीक है, esophagus में नहीं डालना हमने, trachea में डालते हैं। उसके बाद आता है हमारा मसल रिलैक्सेंट। दीज ड्रग्स आर ऑफन यूज ड्यूरिंग एनेस्थीसिया टू प्रोड्यूस रिलैक्सेशन ऑफ मसल, पर्टिकुलरली इन एब्डोमिनल ऑपरेशन एंड इन रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर्स। द एडवांटेजेस आर द ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड अंडर द रिलेटिवली लाइट एनेस्थीसिया विद मसल रिलैक्सेंट्स. Operation can be performed easily and faster. Intratracheal intubation become easier
The disadvantage which an anesthetist should be guard for is inadequate respiration due to relaxation of this respiratory muscles. फिर आती है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ मसल रिलैक्सेंट में पेरिफेरली एक्टिंग और एक होती है सेंट्रली एक्टिंग. ठीक है, तो जो पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग्स होंगे वो क्या होंगे? कुरारे इज़ गिवन in the dose of 15 to 18 mg. It takes about 2 to 3 minutes to exert full effect and lasts for about 45 minutes. So it may be given just before the peritoneum is open. ठीक है, जेलेमाइन जो होता है सिंथेटिक क्यूरेर like drug is given in a dose of 80 to 120 mg and its effect lasts for about half hour. फिर आता है हमारा सुक्सेमिथोनियम इज़ जनरली गिवन, मतलब और आता है हमारा पेनक्योरियम, इसमें ये याद रखना है बस. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं. ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होती है हमारी एनेस्थीसिया की? इसमें 3 आते हैं, जनरल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया. तो हम जनरल एनेस्थीसिया स्टार्ट करते हैं. उसे स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले हमने क्या पढ़ी? एनेस्थीसिया की डेफिनेशन पढ़ी, जिसमें हमने क्या पढ़ा? एनेस्थीसिया इज़ अ स्टेट ऑफ टेम्परेरी इंड्यूस्ड लॉस ऑफ सेंसेशन और अवेयरनेस. फिर हमने प्री एनेस्थेटिक चेकअप किया कि एनेस्थेटिक जो एनेस्थेटिस्ट है उसको पेशेंट को चेक करना है, उसको क्या क्या करना है, उसकी रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन देखनी है, कफ, स्पूटम, डिस्पनिया या फिर ऑर्थोपिनिया पूछना है, अनीमिया, जॉन्डिस, इसको कार्डियक लेजेंस तो नहीं है, पिटिंग एडिमा, कोई पैथोलॉजिकल या लीवर डिजीज़ तो नहीं है, उसकी जो है वो एडिक्शन के बारे में हिस्ट्री लेनी है. ठीक है, एलर्जिक तो नहीं है वो किसी मेडिसिन को लेके, वो पूछना है. अगर उसने स्टेरॉइड लिया है तो उसको हमने 100 mg हाइड्रोकॉर्टिसोन देना, IM देना है. ठीक है, और उसके बाद अगर उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ है, ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में हमने क्या कराना है? उसको देना है कैल्शियम ग्लूकानेट दे देना है. ठीक है, और फिर हमने पढ़ी प्री मेडिकेशन की हमारी फिर हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी हमने स्टॉप करा देनी है. एस्पिरिन जो होती है वो 7 डेज़ में, लेवोडोपा जो हुआ 4 घंटे पहले, लिथियम 3 वीक्स, OCP 6 वीक, MOI 3 वीक्स और क्लोप्रामाइड जो होगी वो 24 आवर्स बिफोर दी सर्जरी हमने स्टॉप करा देनी है. फिर प्री मेडिकेशन में हमने 2 चीज़ें देखी कि एक तो हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक ग्लैंड जो है उसकी सिक्रीशन को ड्राई करना है और उसकी CNS को डिप्रेस करना है. तो रेस्पिरेटरी ट्रैक की सिक्रीशन को ड्राई हम एट्रोपिन से करते हैं और हायोसिन से करते हैं. एट्रोपिन जो होता है वो हमने 1/100 ग्राम सबक्यूटेनियसली दिया था और हायोसिन जो होता है 1/150 होता है. ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? CNS को हम मॉर्फिन से करते हैं. ठीक है, मॉर्फिन जो होती है वो क्या करती है? प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करती है और वॉमिटिंग को इंड्यूस करती है. तो उसके लिए अगर आपको वॉमिटिंग भी नहीं चाहिए तो हमने क्या यूज़ किया था? पैथिडीन यूज़ कर लिया था. ठीक है, फिर हमने डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया में हमने स्टेजेस पढ़ी. स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, AE हो गया था, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया, और फिर हमने पढ़ा स्टेज ऑफ इम्पेंडिंग ओवरडोज. ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसकी रेस्पिरेशन देखनी है. ठीक है, कि एनेस्थीसिया डीप अगर है, अगर उसकी इंटरकोस्टल मसल्स मूव कर रही हैं तो एनेस्थीसिया जो है वो लाइट है, अगर नहीं कर रही मूव तो वो डीप हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद जो होता है प्यूपिल्स, अगर लाइट एनेस्थीसिया है तो प्यूपिल जो होगा वो सेंट्रली पोजीशनड होगा, और अगर डीप एनेस्थीसिया हो जाएगा तो प्यूपिल जो होगा वो एनलार्ज हो जाएगा. ठीक है, इसमें बस इतना ही पढ़ना है. उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया में. सबसे पहले आता है हमारा जनरल एनेस्थीसिया. तो जनरल एनेस्थीसिया के लिए क्या है?